हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम इससे पहले कि आपका जो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं कि संसदीय सरकार की जो विशेषताएं चल रही थी उसमें टोटल आपकी अगर इसकी पूरी 8 विशेषताएं थी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लिखा है सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है मैं आपको वो बता दूं। देखिए इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है आपकी संसदीय सरकार, इसकी टोटल कितनी विशेषताएं देखी जा सकती हैं 8। लेकिन अगर इसके कार्य में कोई डिफरेंट होता है, मतलब कोई इसमें परिवर्तन, कोई अंतर देखा जा सकता है, तो इसमें जो इसके कार्य हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें डेवलपमेंट देखा जा सकता है। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रावधान बढ़ता है, इसमें बढ़ोतरी होती है, तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी वर्तमान में आपको बात करें तो टोटल 8 ही हैं। और 8 क्या है, तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका के बारे में। तो नामिक का मतलब और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब क्या है। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, तो नामिक का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति महोदय जी, वो क्या होते हैं, वो नाम मात्र के होते हैं। परंतु जो कार्यकारी होते हैं वास्तविक, वो आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री, वो होते हैं। तो क्यों, आपको पता है कि जो आपका आर्टिकल 74 है, इसके तहत मंत्रिपरिषद की व्यवस्थाएं की गई हैं। और मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें सीनियर आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि ये कोई भी सलाह प्रोवाइड करते हैं प्रेसिडेंट को। तो वो इनके कार्य को मानने के लिए जो आपके आर्टिकल 74 है उसके तहत ये बाध्यकारी हैं कि इन्हें जो भी आपके प्रधानमंत्री जी जो भी अपना सलाह देंगे इन्हें, वो उन्हें मानना पड़ेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर राष्ट्रपति महोदय जी अनुपस्थित होते हैं तो उनके सहायता में, अगर वो उपस्थित नहीं है, तो उसके स्थान पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कार्यकारी रहते हैं। ठीक है, वो कार्यभार उनका देखते हैं। वैसे ही अगर हम जिला स्तर पर बात करते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं तो उनके जो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होते हैं उनके स्थान पर, अगर वो अनुपस्थित होते हैं, तो इसी तरह के देखो किसी भी स्तर पे आप देख सकते हो किसी को भी सलाह देने के लिए एक ना एक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होता ही होता है। ऐसे हमारे यहाँ न्यायालय में भी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। अगर वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं अगर वो न्यायालय में अनुपस्थित होते हैं तो उनके स्थान पे वरिष्ठ मुख्य अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, उनके सलाह को देखने के लिए। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं वही है कि अगर जैसे कि जो सीनियर है अगर वो नहीं है तो उनके स्थान पे वरिष्ठ जो व्यक्ति होता है उनको बैठा दिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि कार्यभार रुक जाए। ना, रुकता नहीं है, वो कोई ना कोई व्यक्ति विशिष्ट देखता ही है। और वैसे मेरे कहने का मतलब, मेरे समझाने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ जो वास्तविक एवं नामिक कार्यपालिका की जो व्यवस्थाएं की गई हैं आपकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में देखने को मिलती है इसकी विशेषता के रूप में। तो इसमें आपका जो यही पहला है कि नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। जैसा कि हमेशा पूछा भी जाता है कि राज्य का मुख्य कार्यकारी कौन है। हाँ, तो ऐसे सवाल आते हैं। अगर कहीं आपको ऐसा सुनने को मिलता है तो आपको समझ जाना है कि आपको ऐसे पकड़ना है कि राष्ट्रपति महोदय जी को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो असली जो कार्यकारी होते हैं वो आपके कौन करते हैं, जो सारा काम होता है, जिम्मेदारी पूरी जो होती है वो आपके प्राइम मिनिस्टर की होती है। जबकि आपके जो नाम मात्र के होते हैं, सिर्फ आपके नाम मात्र के लिए बैठे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वो असली कार्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बात हम लोग कर चुके थे। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पार्लियामेंट में जैसे कि उसके 3 अंग होते हैं। पहले आपके प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसे निचला सदन कहा जाता है और उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। जबकि आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि जैसे कि कोई भी विधेयक होता है तो पहले लोकसभा में पारित होता है, जबकि इसको उच्च मान्यता देना चाहिए। लेकिन इसे निचला सदन क्यों कहा जाता है, ये रीज़न है, मैं आपको आगे बताऊंगी। हाँ, रीज़न यही है कि इसी मतलब जैसे कि आपका जो राज्यसभा है वो विघटित नहीं होता नहीं है, क्योंकि उसके जो 2/3 सदस्य होते हैं वो हमेशा मतलब 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, फिर उनका स्थान भर दिया जाता है, जबकि वो प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन अगर यही हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में क्या होता है कि आपके ये कभी भी विघटित हो सकता है, मतलब कभी भी भंग हो सकता है लोकसभा। तो शायद यही वजह है जो इसे निम्न सदन कहा जाता है। बट देखा जाए तो जो आपके जैसे कोई अगर खास विधेयक होता है तो जैसे कि लोकसभा में ही उसे मान्यता दी जाती है, पेश किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी अधिकतर लोकसभा के ही दल होते हैं। तो हमारे यहाँ मैंने आपको बताया था कि इसकी जो दूसरी विशेषता आपने पढ़ी थी कि बहुमत प्राप्त दल का शासन, इसका मतलब क्या था। इसका मतलब यही था कि हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मतलब चुनाव होता है, देखो अभी चुनाव हाल में होने वाला भी है, 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो क्या है
कि देखो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे देखो आपका दो सदन है, एक राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट, एक लोकसभा है हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो जो आपके जितने भी दल चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो कितने भी दल हो, ठीक है, जितने भी आपके दल होते हैं अगर वो आपस में चुनाव लड़ते हैं तो उसी दल में अगर किसी भी दल को बहुमत हासिल होता है तो उसी दल को बुलाया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और उसी दल के जो व्यक्ति होते हैं जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसको ही सरकार नियुक्त किया जाता है, उसको प्रधानमंत्री वो नियुक्त कर देते हैं। बस बात इतनी सी थी और कुछ नहीं, ऐसी हमारे यहाँ सरकार बनती है। तो फ्रेंड्स ये तो बात ऑलरेडी हो चुका था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हम देखते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है, ठीक है। हमारे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसमें हमें क्या यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलता है इसकी इस रूप में सामूहिक उत्तरदायित्व। तो आपने सुना होगा पॉइंट्स, देखो सारे आंसर इसके पॉइंट्स में ही है, कुछ अलग से मैं आपको नहीं बता रही। आपके जो बुक में है, आपके जो यहाँ पे जो सिस्टम है आपके डेमोक्रेसी में, सिर्फ वही बातें यहाँ बताई जा रही हैं और कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी चल रही है, जो हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौजूद है, चल रही, जिस तरीके से यहाँ पे सारी विधि विधान से शासन किया जा रहा है, वो काफ़ी अपने आप में बहुत अच्छा लगता है देखने में और बहुत अच्छा महसूस भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही व्यक्ति। हमारे यहाँ एक बात देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ एकात्मक जो प्रणाली है शासन की वो नहीं देखने को मिलती, ठीक है, एकल या एकात्मक कह सकते हो। तो ये वाली जो व्यवस्थाएं हैं, ये देखो जैसे कि ब्रिटेन उट्रेन में आपको देखने को मिलता है एकात्मक या एकल व्यवस्था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक चल रहा है। और अब्राहम लिंकन ने जैसा कि इसको लेके परिभाषा भी व्यक्त किया है, किसको, डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र को लेके। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ देखो क्या है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के ऊपर किया जाने वाला शासन ही क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतनी सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है, अगर आपको कहीं लिखना हो तो ज़रूर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब्राहम लिंकन का एक आपको अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जानते हो कहाँ पे, जो आपके जो राजनीति की बुक है क्लास 10th की, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, 10th में था ये चैप्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनके ऊपर जानते हो राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था, बहुत सारा बातें हैं उनको लेके, कभी बात करेंगे। तो चलिए हम फिलहाल ये बढ़ते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। तो जो यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका मतलब क्या है, तो एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, देखिए जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप कि हमारे यहाँ जो भी मंत्री हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में मिल के काम करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो सामूहिक उत्तरदायित्व, ये जो आपको सामूहिक उत्तरदायित्व देखने को मिल रहा है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है पता है। देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस बात पर इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है, ठीक है। हमारे यहाँ जो लोकसभा है, इसमें क्या है कि जो भी मंत्री होते हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि अगर लोकसभा जैसे अगर लोकसभा में किसी भी मतलब मंत्री की अगर बात की जाती है ना, अगर हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं लोकसभा में, ठीक है, अगर वो क्या करते हैं, अगर जैसे कि किसी बाई चांस जैसे क्या हुआ, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई आपातकालीन जैसे कोई भी मतलब उनके प्रति कोई ऐसा कोई कंडीशन ऐसा कुछ हो जाता है पीएम को लेके, तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी लोकसभा ही विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है। अगर जो कि देखो, अगर यहाँ पे अगर मंत्री अगर जो अपना त्यागपत्र दे देता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जी अपना त्यागपत्र दिए, अपना स्थान छोड़े, तो क्या होता है, लोकसभा विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, एक की वजह से ही भंग हो जाएगी। अगर एक वहाँ पे कुछ भी घटनाएं घट जाती हैं उस वहाँ पे लोकसभा में, तो क्या होता है, वो भंग हो जाता है। तो इसी वजह से क्या है, हमारा ये पद्धति जो है सामूहिक, इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब समूह बना के काम करते हैं मंत्री जो होते हैं। मंत्रिपरिषद में क्या होता है कि हर एक क्षेत्र के मंत्री मौजूद होते हैं ना मंत्रिपरिषद में, और तो वहाँ पे सीनियर पीएम होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर प्राइम मिनिस्टर को अगर जैसे मानो कि बाई चांस उसकी मृत्यु हो जाती है, या बाई चांस कुछ उनके साथ कोई घटनाएं घट जाती हैं, तो इसी कंडीशन में क्या होता है जानते हो आप, लोकसभा विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है। और अगर वो त्यागपत्र भी अपना देते हैं ना, तो भी वो विघटित हो जाती है, तो भी तब क्या होगा, सभी मंत्री को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक के ऊपर सब निर्भर होता है। तो वही बात यहाँ पे कि यहाँ पे समूह बना के काम करते हैं, जो मंत्री होते हैं आपस में मंत्रिपरिषद में, वो समूह बना के आपस में काम करते हैं। तो यहाँ पे उसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। तो मैंने आपको
बताया ना कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। मतलब जो लोकसभा है, जो आपका निचला सदन है पार्लियामेंट का अंग, जो आपका दूसरा जो सदन कहा जाता है निचला सदन लोकसभा, वो क्या है आपकी लोकसभा में अबहुमत प्रस्ताव, बहुमत नहीं अबहुमत प्रस्ताव पेश करके वहाँ पे क्या होता है कि सभी मंत्री को, मतलब मंत्री को हटा सकते हो और फिर उसे विघटित कर सकते हो आप लोकसभा को। तो वही उसी को क्या बोलते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। यही आपको देखने को मिलता है सामूहिक। अगर मैं आपको इसका निचोड़ बता दूं तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो वहाँ पे जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो खत्म हो जाता है। मतलब मैंने आपको यही बताया ना, कभी अगर लोकसभा में जो आपके सीनियर होते हैं मंत्रिपरिषद में, अगर वो क्या करते हैं, अगर बाई चांस उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई भी घटनाएं उनके साथ घटित हो जाती है प्रधानमंत्री के साथ, तो लोकसभा क्या होता है, उसका विघटन हो जाता है, वो भंग हो जाती है। तो यहाँ पे और सिर्फ उन्हीं को इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, जो बाकी मंत्री है ना उसको भी पड़ता है। भाई जब लोकसभा विघटित भंग हो जाएगी तो बाकी मंत्री भी तो उसी में हैं, वो भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब समूह में, मतलब जो भी काम समूह में किया जाता है उसी को बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। तो आपका मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद आपका क्या है, सामूहिक ही है ना, सामूहिक। तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक व्यक्ति, अगर यहाँ पे लोकसभा में एक व्यक्ति को कोई चीज़ें हो जाती हैं तो वो पूरा विघटित हो जाता है, ठीक है, भंग हो जाता है। बस यही है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व। और अगर थोड़ा मैं बात करूँ तो देखिए मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जो आपके मंत्री होते हैं ना, मंत्री, उन मंत्रियों का संसद के प्रति जो भी दायित्व होता है वो सामूहिक होता है। एक व्यक्ति ना होकर के जो बाकी मंत्री होते हैं उनके प्रति भी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो मतलब वही क्या होता है, जो मंत्री होते हैं आपका, मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब अगर कोई भी मंत्री कोई भी काम करते हैं और उसका इफेक्ट क्या सब पे पड़ने वाला है, बुरा पड़ने वाला है, सकारात्मक पड़ने वाला है, नकारात्मक पड़ने वाला है, ये सभी चीज़ें देख के वो डिसीजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ अगर बनाता हूँ, कोई एक चीज़ काम करता हूँ किसी भी मुद्दे पर लेके, तो इसका प्रभाव सिर्फ मुझे ही मिलेगा, नहीं। वहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मंत्री हैं, उस सबको, तो क्योंकि उनका जो भी, देखिए आपके मंत्रिपरिषद में जितने भी व्यक्ति होते हैं ना, उनका संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ना कि सिर्फ अपना सेल्फिश, नहीं। तो उसी को बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। यही वजह है कि अगर मंत्री जो होते हैं उनका संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, तो यही वजह है जो वो कोई भी काम करते हैं तो उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है कि इसका प्रभाव सिर्फ मुझे ही नहीं बाकी मंत्रियों को भी देखने को मिलेगा। जानते हो ज्यादातर लोकसभा के प्रति वो सचेत रहते हैं जो मंत्री होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी वजह से, क्यों इसलिए सचेत रहते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुझसे बाई चांस अनजाने में भी अगर एक भूल हो जाती है तो मेरा जो जितना मेरा नुकसान होगा उस नुकसान का उसका हानि सभी को होगा, सभी को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो भंग हो जाएगी और बाकी मंत्री भी हैं तो बाकी मंत्री को भी प्रभाव पड़ेगा ना। इसी वजह से क्या होते हैं, वो हमेशा खासकर वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो आपके मंत्री होते हैं। ठीक, बस इतना याद रखना कि जो मंत्री होते हैं, वो जो जितने भी मंत्री होते हैं उन सभी मंत्री का जो उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति, उनका विशेष उत्तरदायित्व होता है, खास करके जो लोकसभा है। क्योंकि अगर वो कोई भी कंडीशन, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में करते हैं तो उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ भी सकता है, और नकारात्मक पड़ेगा सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं पड़ेगा, पूरे मंत्री परिषद के ऊपर पड़ेगा, और उसका अंजाम ये होता है कि लोकसभा भंग हो जाती है। बस यही बात है। तो वहाँ पे सामूहिक, कोई भी काम पार्लियामेंट में होता है तो सामूहिक तौर पे होता है, ना कि एकल। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस यही था। अब चलिए आगे बात करते हैं। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है राजनीतिक एकरूपता, ये राजनीतिक एकरूपता का क्या मतलब है? तो राजनीतिक एकरूपता का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, देखिए सामान्य तौर पे देखा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित, मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद के जितने भी दल होते हैं, मतलब जितने भी मंत्री होते हैं, खास तौर पे वो मंत्रिपरिषद के दल से संबंधित होते हैं। हाँ, कहने का मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य, जो भी जितने भी आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, मतलब जितने भी आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे वो एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर ये देखो, जो राजनीतिक आपका दल होता है, राजनीतिक, ठीक है, जो राजनीतिक आपका दल होता है उनसे संबंधित होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि मंत्रिपरिषद के सभी जो सदस्य होते हैं वो एक ही राजनीतिक दल से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है, तो और देखो इस तरह हम
देखो इस तरीके से कहा जा सकता है कि समझिए कि जितने भी आपके मंत्रिपरिषद में सदस्य हैं, जब वो एक ही राजनीतिक दल से संबंधित हैं, तो कॉमन बात है कि जब एक ही राजनीतिक दल से संबंधित हैं, तो भाई अगर एक इसमें अब इस दल के तहत जो भी प्रावधान, जो भी व्यवस्थाएं होंगी, तो सामान्य बात है कि वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, सब समझेंगे, सब समान डिसीजन लेंगे, मतलब सबका मत लेने के बाद ही कोई चीज़ बनेगा ना भाई। अगर कहने का मतलब ये है जैसे कि आप बीजेपी पार्टी से हो, ठीक है, तो अगर बीजेपी में कोई भी काम बीजेपी वाले मिलकर करना चाहते हैं, तो उसमें जितने भी मेंबर हैं उन सबसे सलाह लिया जाएगा ना, उन सबसे पूछा जाएगा कि हाँ ये कार्य आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। तो वैसे ही बात कहा जा रहा है, जैसे मान लो हम 5 लोग हैं, हम 5 लोग क्या है, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। अब हम सदस्य तो हैं, लेकिन हम किस दल से संबंधित है, एक ही दल से संबंधित है। मान लो एग्जाम्पल बीजेपी ले लो, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। तो सीधी बात है, जब एक ही दल से संबंधित है तो जितने भी डिसीजन होंगे वो क्या करेंगे, वो उनकी विचारधाराएं आपस में मिलती जुलती होंगी, है ना, तभी तो यहाँ पे डिसीजन लेके कोई भी कार्य आगे बढ़ता है। तो बस यही आपको यहाँ राजनीतिक दल, राजनीतिक एकरूपता समझ में आ रही है। बस आगे हम देखते हैं। अब एक बात तो यहाँ पे लिखा है कि दोहरी सदस्यता का मतलब क्या है। हाँ, दोहरी, एक बात इसको पढ़ के मुझे याद आ रहा है कि जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, दोहरी नहीं। दोहरी नागरिकता जानते हो कहाँ पे है? अमेरिका में है। कैसे? देखो वहाँ पे जो नागरिक होते हैं, उनको एक राज्य की तरफ से नागरिकता मिलती है, एक राष्ट्र की तरफ से, जबकि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता है जो कि राष्ट्र की तरफ से मौजूद है, बस। तो यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे दोहरी नागरिकता की बात तो की नहीं गई है, यहाँ पे दोहरी सदस्यता की बात की गई है। तब दोहरी सदस्यता क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, दोहरी सदस्यता का मतलब ये होता है, अगर हम इसकी, हमारे यहाँ जितने भी मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के सदस्य होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया ना कि दोहरी सदस्यता, मतलब हमारे यहाँ जितने भी मंत्री होते हैं, हाँ, जितने भी मंत्री होते हैं उनको दोहरी सदस्यता प्राप्त होती है, एक विधायिका की और एक कार्यपालिका की। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ दोहरी सदस्यता है, हमारे यहाँ दोहरी जितने भी मंत्री हैं उनको एक विधायिका की, एक कार्यपालिका की सदस्यता प्राप्त है, तो इसका तात्पर्य तो यही निकल रहा है ना कि बिना कोई इसका सदस्य मतलब बिना कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था भी है, जब तक आप संसद के सदस्य नहीं बनोगे तब तक आप मंत्री नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आती है थोड़ा। हमारे एक व्यवस्था ये भी है, आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, संविधान, अगर कोई व्यक्ति मानो कि जैसे मैंने कहा कि अभी जो मंत्री होते हैं वो उनको दोहरी सदस्यता तो प्राप्त है। दोहरी कैसे प्राप्त है? क्योंकि वो एक विधायिका के, कार्यपालिका के सदस्य होते हैं जो मंत्री होते हैं। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ जब तक कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होगा तब तक वो मंत्री नहीं बन सकता। लेकिन अगर बाई चांस क्या होता है, अगर अगर संसद का सदस्य बने, कोई व्यक्ति मंत्री बन भी जाता है, तो भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि उस व्यक्ति को 6 महीने का अवसर दिया जाता है वो संसद का सदस्य बन जाए। 6 महीने के अंदर उसे प्रस्ताव पारित करना होता है। अगर वो कर लेता है, उस पर खड़ा उतरता है, तो सीधी बात है वो मंत्री, वो सदस्य बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही बात है। जैसे आपके मन में सवाल उठ सकता है ना कि अगर मानो कोई व्यक्ति संसद का सदस्य मतलब मंत्री बन गया हो और सदस्य ना हो, तो हमारे यहाँ व्यवस्था है, तो उसे 6 महीने का अवसर दिया जाता है अपने आप को सदस्य साबित करने का। अगर वो हो जाता है तो सीधी बात है वो मंत्री बन जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, बस यही थी और कुछ नहीं था। अब थोड़ा जो लास्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, तो इसको देख लेते हैं। ज़्यादातर सवाल आपके पॉलिटिक्स से ही आती है मेंस में। हाँ, अधिकतर इसकी संख्या अधिक होती है, बाकी सारे सिलेबस तो आते ही हैं। तो का मतलब ये है कि हमारे यहाँ सरकार का नेतृत्व निभाने में पीएम का बड़ा सहयोग होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो असली कार्यकारी होते हैं वो पीएम ही होते हैं। हाँ, तो ये आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो, एक विशेषता के तौर पे ये भी लिखा गया है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मतलब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का नेतृत्व इसीलिए किया जाता है ताकि वो सरकार में खूब बढ़ चढ़ की भूमिका निभा सके, और निभाते भी हैं। हम यही तो होते हैं ना, पीएम ही होते हैं, प्रेसिडेंट तो होता नहीं, वो नाम मात्र के होते हैं। बस यही बात कह रहा है। प्रधानमंत्री होते हैं वो सत्तारूढ़ दल का नेता भी होते हैं, मतलब सीनियर होते हैं दल के। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाते हैं आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब कहने का पूरा निचोड़ ये है कि यहाँ पे जो लिखा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ सरकार को बनाने में सबसे ज़्यादा और सबसे सीनियर जो दल के सबसे सीनियर होते हैं वो आपके पीएम होते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि जो सरकार के वास्तविक कार्यकारी होते हैं वो आपके पीएम होते हैं। तो सीधी बात है, जब भाई ये वास्तविक हैं, नाम मात्र के तो है नहीं, ये कार्यपालिका के वास्तविक हो गए, तो क्या होगा, क्या होगा, मतलब जो भी काम होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है, मतलब यही सीनियर होते हैं उस काम में। तो भाई सरकार बनाने में जो भी भूमिका होती है, सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका बढ़ चढ़ के आपके पीएम की ही होती है, प्रधानमंत्री की ही, क्योंकि ये वास्तविक होते हैं, ये कार्यपालिका के वास्तविक होते हैं, नाम मात्र के नहीं होते हैं। बस यही वजह है, बस। अब यहाँ देखते हैं जो लिखा है निचले सदन का विघटन। देखो निचले सदन का विघटन, ये मैंने आपको अभी भी बताया, जो पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो जो लोकसभा है उसे ही कहते हैं निचला सदन, हाउस ऑफ द पीपुल, ठीक है। तो ये जो आपका लोकसभा है उसका विघटन, मतलब एक व्यवस्था ये भी आपके पार्लियामेंट गवर्नमेंट में साबित होता है कि जो आपका निचला सदन है लोकसभा, उसका विघटन कभी भी हो सकता है। उसका विघटन मतलब वो कभी भी भंग हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी, जैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई भी मान लो एग्जाम्पल, जैसे होता नहीं कि हम लोग बचपन में पहले खेला खेलते थे, तो क्या होता था, हम लोग पहले मिट्टी के घर बनाते थे। क्या होता था, पहले हम लोग मिट्टी के घर बनाते थे, है ना। तो क्या होता था, जब खेल लेते थे तो उसको बिगाड़ देते थे, जब हम लोग का खेला खत्म हो जाता था तो उसको हम लोग बिगाड़ देते थे। तो क्या है, जब मन चाहा तब बनाते थे, जब मन चाहते थे तब बिगाड़ देते थे। ठीक वही फार्मूला यहाँ पे भी लागू होता है आपके निचले सदन में, लोकसभा में। देखो ये कभी भी, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, हालांकि 5 साल है, हालांकि 5 साल है, लेकिन अब तक आज तक ऐसा मैटर कभी साबित नहीं हुआ कि कभी लोकसभा विकृत हो चुकी हो। नहीं, आज तक तो सिर्फ ये व्यवस्थाएं है, मौजूद है, लेकिन आज तक कभी देखने को नहीं मिला, कभी ऐसा सुनने में भी नहीं आया कि लोकसभा का विघटन हो गया, नहीं। तो क्या है, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि 5 साल वाली व्यवस्था तो है कि 5 साल के बाद क्या होता है, लोकसभा का चुनाव होता है ना। पीएम जो होते हैं उनका चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का अब होने वाला भी है। तो 5 साल उनका पूर्ण होने वाला है, इसलिए उनका चुनाव स्टार्ट होने वाला है 19 अप्रैल से। तो क्या है, तो देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि लोकसभा का जो निचले सदन का विघटन, तो सबसे पहले ये समझो कि निचला सदन है क्या। तो लोकसभा में जो उसके 2 अंक है, राज्यसभा और लोकसभा, तो लोकसभा को ही निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो लोकसभा को निचला सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इसी डेट को, इसी दिन इसका भी भंग होगा, इसी दिन ये विकृत हो जाएगी, नहीं। ये कभी भी किसी भी कंडीशन में हो सकती है, ये भंग हो सकती है, इसको मतलब बिगाड़ा जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है। चाहे मान लो, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं किस कंडीशन में भंग होता है। जैसे मान लो कि अगर पीएम की बाई चांस मृत्यु हो जाती है, या फिर बाई चांस वो किसी कारणवश, जैसे कि कोई घटना घट जाती है उनके साथ, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि वो त्यागपत्र दे दिए हो, हाँ। तो इस सब कंडीशन में और क्या होता है कि आपका जो लोकसभा होता है वो विकृत हो जाती है, हाँ, वो भंग हो जाती है। और इसका कारण ये है जैसे कि कोई ऐसा कार्य हो गया हो जिसमें बहुमत प्रस्ताव पेश किया गया हो, तो ये वजह भी हो सकता है लोकसभा भंग होने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस यही है, निचले सदन का विघटन, वो अभी भी भंग हो सकता है, बस और कुछ नहीं है। तो ये रहे आपके जो 8 पॉइंट्स थे। हाँ, और एक बात आपका एक आती है गोपनीयता, जो लास्ट वाला था, तब जो भी उनका काम होता है वो गुप्त तरीके से करते हैं, हाँ। हालांकि वो सामने आता है बाद में, लेकिन पहले जो उसका जो मेथड तैयार किया जाता है, जो विधि तैयार की जाती है, वो हालांकि गोपनीयता के तौर पे बनती है, ठीक है, ज़्यादा हंगामा नहीं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मंत्री गोपनीयता के सिद्धांतों पर काम करते हैं। एक बात याद रखना, जो आपके पार्लियामेंट्री में जो भी आपके मंत्री होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या होता है, वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो गोपनीयता के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि उनका जो भी काम होता है वो गुप्त तरीके से करते हैं। जो मंत्री अपना काम करते हैं वो गुप्त तरीके से करते हैं, वो अपने कार्य का, अपने शक्तियों का जो विवरण होता है वो पेश नहीं करते, जब उनसे मांगा जाएगा तभी वो पेश करेंगे, हालांकि नहीं उसके बाद। ऐसा नहीं कि कोई भी मेथड्स तैयार कर रहे हैं, कोई भी फार्मूला बना रहे हैं तो वो पहले से ही हंगामा मचा के रख दे, नहीं। उनका जो सिद्धांत होता है गोपनीयता का होता है, अर्थात गुप्त तरीके से वो कोई भी काम करें, ठीक है। जब वो बन जाएगा, उनका फार्मूला तैयार हो जाएगा, उसके बाद उसे लागू करते हैं। तो यही बस, जितने भी मंत्री होते हैं वो उनका भी कार्य बस यही होता है कि गुप्त तरीके से करें, बता के नहीं, गुप्त तरीके से, हाँ। वो जो मंत्री जो होते हैं ना, वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, वो शपथ लेते हैं। देखो जब गोपनीयता की, एक बात याद रखना कि जो गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है, मतलब राष्ट्रपति दिलवाते हैं मंत्रियों को। तो क्या होता है, मंत्री सबसे पहले शपथ लेते हैं,
कोई भी काम बनाने से पहले वो शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मतलब जो भी शपथ में लेते हूँ, जो भी कहते हो कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी काम करूँगा तो अपनी गोपनीयता के सिद्धांत पे करूँगा ना। तो ऐसे मतलब कहने, अगर हालांकि आप ही समझो, अगर आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो, पहले से ही आप बोल के रख दी हो और मालूम पड़ा वो हुआ ही ना। हालांकि वैसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि पहले से अगर आप कोई चीज़ बता देते हो तो लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग ये सोचेंगे कि हम इस व्यक्ति को ये काम करने ही ना दें, इस व्यक्ति को हम आगे बढ़ने ही ना दें। तो रास्ते में बहुत उलझने आपके जो लोग होते हैं वो आपके रास्तों में बहुत उलझन पैदा करने लगते हैं ना। बस यही वजह है कि जो मंत्री होते हैं वो अपना जो उनका सिद्धांत होता है गोपनीयता का होता है। मतलब कोई भी काम जब तक पूरा नहीं होता, जो भी मेथड्स वो बनाते हैं, सबसे पहले अगर वो पूरा गुप्त तरीके से तैयार नहीं कर लेते तब जाके वो लागू करते हैं। मतलब वो शपथ लेते हैं कि मैं कोई भी काम करूँगा गुप्त तरीके से करूँगा, हालांकि पहले से ही बता के नहीं करूँगा। बस यही है गोपनीयता। यही आपके टोटल 8 सिद्धांत थे जो मैंने आज कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। तो ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि मेंस में लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरे 8 जो पॉइंट्स थे समझ में आए होंगे। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।